जी, अभी तक देश की जनता ये सोच रही होगी कि उनकी आमदनी कम क्यों होती जा रही है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है और परचेजिंग पावर घटने के बावजूद महंगाई कैसे बढ़ रही है। अब धीरे-धीरे देश की जनता को ये पता चल रहा होगा कि उसकी किस प्रकार से लूट हुई है। देखिए, जितने भी देश में रेगुलेटर्स बनाए गए, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंजेस हो, आरओसी हो, सेबी हो, जितनी भी संस्थाएं बनाई गई वो ये बनाई गई कि जो छोटे निवेशक हैं उनकी हितों की रक्षा करने के लिए ये संस्थाएं बनाई गई। आपने देखा पिछले 4-5 साल के अंदर ईडी ने जिन लोगों पे रेड किया, कहीं 50 करोड़ का मसला, कहीं 25 करोड़ का मसला, कोई आरोप लगा दिया। एक जो एक्यूज्ड पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने आरोप लगा दिया होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के ऊपर, 1.5-2 साल वो जेल में रहे। लेकिन यहां पे जब सारे विश्व के अखबार और वित्तीय संस्था ये आरोप लगा रही हैं कि किस प्रकार का गोलमाल हो रहा है, तब ये जांच एजेंसी तत्परता से काम क्यों नहीं कर रही, ये प्रश्न उठता है। खैर, अब जो मुद्दा उठा कि जो इंडोनेशिया से कोल आया, देखिए राजीव जी, एक इसमें कैच और बहुत बड़ा है जी। केवल सवाल ये नहीं है कि ओवर इनवॉइस करके कोयले को देश के उपभोक्ताओं को लूटा गया और उनसे पैसा लिया गया। हरियाणा में भी, जहां मैं रहता हूं, हमसे भी ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं और जब भी हम लोग पूछते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किस बात के हैं, उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। लेकिन अब पता चल रहा है कि क्या घोटाला हुआ है। देखिए, 100 रुपए का कोयला किसी उद्योगपति ने इंडोनेशिया से खरीदा। अगर वो 100 रुपए का कोयला उसने खरीद कर यहां 200 रुपए का यहां की संस्थाओं को बेचा होता, यहां के पावर प्लांट्स को बेचा होता, तो ये 100 रुपए का फायदा इस अडानी की इंडियन कंपनी को मिलता। यहां ये नहीं हुआ। यहां क्या हुआ, 100 रुपए का कोयला खरीदा और उसके बाद एक चीज जो आरोप लगा है, जो फाइनेंशियल टाइम्स कहता है, जो विदेशी और वित्तीय संस्था बता रही हैं, वो ये कहती हैं कि अगर किसी चीनी नागरिक को वो कोयला 100 रुपए का खरीद कर इंडोनेशिया में उसको 190 रुपए का बेचा गया और उन्होंने 190 में 200 रुपए का यहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बेचा, इसका मतलब यह है कि फायदा जो कमाया वो विदेशी कंपनियों ने कमाया। अगर विदेशी कंपनियों ने पैसा कमाया, इसी को हवाला कहते हैं, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब यह हुआ कि अगर देश की कंपनी ने फायदा कमाया होता तो उसको इनकम टैक्स देना होता, लेकिन अगर वो फायदा विदेशी कंपनियों को चला गया, पैसा वहां पे जनरेट हुआ, ब्लैक मनी जनरेट हुआ और उसके बाद वो पैसा हवाला के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, शेल कंपनीज के माध्यम से जो आरोप लग रहे हैं, जो फाइनेंशियल टाइम्स और दुनिया के सारे वित्तीय संस्था आरोप लगा रहे हैं, अगर वो पैसा रूट होकर उन्हीं कंपनियों से इनकी जो यहां पे लिस्टेड कंपनी से उसमें आया, इसका माने गोलमाल जो है केवल जनता को लूटने का नहीं है, उपभोक्ताओं को लूटने का नहीं है, बल्कि ब्लैक मनी के जनरेशन का है, हवाला ट्रांजैक्शन का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेबी को, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को, ईडी को अगर तत्परता से देश की संपदा को लूटने से बचाना है और गरीबों को लूटने से बचाना है, तो सभी संस्थाओं को त्वरित गति से ये सारी जांच करानी चाहिए। जांच के बाद अगर निकले कि अडानी जी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से जांच होनी चाहिए, जनता के सम्मुख होनी चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए, जिससे देश की जनता जिसकी आमदनी घट रही है, बढ़ रही है, उसके घर के खर्चे चलाने उसको मुश्किल हो रहे हैं, कम से कम उसे यह पता चले कि उसका पैसा कोई ऐसा पूंजीपति विदेशी दोस्तों के माध्यम से लूट तो नहीं रहा है और उसके जेब पे डाका तो नहीं डाल रहा है, उसकी जेब काटी तो नहीं जा रही है। ये देश की जनता का अधिकार है, मेरा जानने का अधिकार है कि मेरी आमदनी क्यों घट रही है और मुझे क्यों लूटा जा रहा है। एक बड़े पूंजीपति की संपत्ति बढ़ रही है और हम लोगों की आमदनी घट हो रही है, ये मुझे पता। और जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया था कि क्या ये अडानी प्रकरण में सामान्य जनता के हितों पे कोई अनदेखी हो रही है, कोई प्रभाव पड़ रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल राजीव जी लेता हूं। देखिए, देश के गरीब आदमी को, मेहनत कश आदमी को, मजदूर आदमी को, सब्जी का ठेला लगाने वाले आदमी को, 3 व्हीलर चलाने वाले आदमी को यह समझना होगा जो बात मैं कह रहा हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र में 3 स्थितियां होती हैं, एक होता है मोनोपोली, एक होता है ओलिगोपोली, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। अभी तक देश के अंदर हजारों लाखों ठेले वाले सब्जी खरीदते थे और बेचते थे।
अब आप देखिए हो क्या रहा है कि अडानी, अब आप सोचिए, अडानी अगर 1000 ट्रक सेब खरीदता है कश्मीर से, हिमाचल से, तो उसके दाम कम होते हैं, क्योंकि दूसरा एक होलसेलर जो अगर एक ट्रक खरीदता है और अडानी 1000 ट्रक खरीदते हैं, जितना ज्यादा सामान आप खरीदते हैं उतना कम दाम होता है, ये मूल सिद्धांत है। अडानी खरीदता है सेब 1 किलो का 50 रुपए, एक होलसेलर खरीदता है 80 रुपए में, क्योंकि एक ट्रक खरीदता है, ये 1000 ट्रक खरीदता है। अडानी जी क्योंकि 50 रुपए में खरीदते हैं, इसलिए रिलायंस स्टोर के माध्यम से वो सेब वो 100 रुपए में बेचते हैं, और ठेले वाला क्योंकि 80 रुपए में खरीदता है, इसलिए 140 में बेचता है। 140 का सामान सेब क्यों खरीदेगा ग्राहक जब उसे 100 रुपए में रिलायंस मिलेगा? तो धीरे धीरे अडानी और रिलायंस ग्रुप ने हर 500 मीटर पर अगर रिलायंस के स्टोर खुल जाएंगे, आप राजीव जी एक सर्वे करा लीजिए, या आपके श्रोता दर्शक जो जानते होंगे या जो इस धंधे में होंगे, इस काम में होंगे, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब आप किसी सब्जी और फल बेचने वाले ठेले वाले से बात करेंगे, उसके आंखों में आंसू आ जाएगा। इसलिए कि जिन जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं, उनके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो सब्जी का ठेला लगाएं या 3 व्हीलर चलाएं। 3 व्हीलर में आपने जो सीएनजी के दाम है वो 80 रुपए किलो पहुंचा दिए, जो 40 रुपए किलो थे। ग्राहक ने दाम नहीं बढ़ाया, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, उसकी आमदनी कम हो गई, कंपटीशन बढ़ गया। यही सब्जी और फल वालों के साथ हो रहा है, क्योंकि होलसेल में अडानी और अंबानी खरीद के हर क्षेत्र में ये राजीव जी हो रहा है। जो छोटा आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मेहनतकश आदमी है, उसके पास रोजगार है नहीं। अडानी ग्रुप का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना टर्नओवर है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है? 24-25 हजार लोगों। आप टाटा से कंपेयर कर लीजिए, इंफोसिस से कंपेयर कर लीजिए, रिलायंस से कंपेयर कर लीजिए, सब क्या लाखों एम्प्लॉइज हैं। अडानी जी क्या केवल 24,000 एम्प्लॉइज हैं। इसका मतलब यह है, माल थोक में खरीदो, कम दाम में खरीदो, छोटे लोगों को कंपटीशन से बाहर कर दो, जनता को, क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी, जनता को जिस दाम पे चाहो बेचो, जनता भी लूटे, छोटा आदमी भी लूटे, और केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों का। तो आपके जो मध्यम वर्ग के और अल्प मध्यम वर्ग के श्रोता दर्शक हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए, उनके हितों की अनदेखी हो रही है। हिंदू मुसलमान में अगर आप फंसेंगे, उनके धर्म युद्ध में उलझेंगे, इसका मतलब यह है अपने परिवार को आप रोटी नहीं खिलाना चाहते, और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनको रोजगार नहीं कराना चाहते। इसलिए राष्ट्रहित में है जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई थी, गरीबों की आमदनी बढ़े, अमीरों की आमदनी कम हो, डिस्पैरिटी कम हो, तभी देश उन्नति राजीव जी करेगा। जी, देश उन्नति करेगा। रिचर्ड मास्करेनियस हमारे साथ हैं, वो लिख रहे हैं स्वामी जी कि कुछ महीने पहले ये बोला जा रहा था कि हमारे देश में सिर्फ 2 महीने के लिए कोयला बचा है। इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा समझना चाहते हैं। अगर कोई जानकारी हो तो प्लीज बताइए, शेयर कीजिए। स्वामी जी। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। देखिए, ये इसलिए किया गया, आयातित कोयले को ज्यादा दाम पर जो ताप घर हैं जहां पे बिजली का उत्पादन होता है, उनको मजबूर किया गया, और हर स्टेट ने कहा कि हम एक आर्टिफिशियल स्कैरेसिटी क्रिएट की गई। आर्टिफिशियल स्कैरेसिटी क्रिएट करके जनता के मन में एक भ्रम पैदा किया गया, क्योंकि देश के अंदर कोयले की कमी है, इसलिए आयातित कोयला खरीदना आवश्यक है। और उसके पहले सारी खदानें अडानी जी ने खरीद ली, जो किसानों के साथ धोखा हुआ था। पहले सारे बड़े बड़े सेलोस बन गए, उसके बाद ये हुआ कृषि बिल आएगा, सारा गेहूं और चावल जो है अडानी जी खरीदेंगे। उसी में कोयले में जनता को केवल ये बताने के लिए कि देश में कोयला ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट करना आवश्यक है, और इसीलिए बिजली घरों में उसको ओवर इनवॉइस किया गया, जनता से पैसा वसूला गया। और आप ये देखिए, उसी का फायदा अडानी के उन मित्र कंपनियों को मिला जो विदेश में रहती थी, जिनका चीनी संबंध था, और उन्होंने शेल कंपनी से पैसा लगा के अडानी की कंपनी को जो आरोप लग रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। तो जो आपके दर्शक ने प्रश्न पूछा उचित है, इसीलिए स्कैरेसिटी बनाई जाती है, जिससे जो ये गोलमाल किया जाए, जो घपला किया जाए, उसको जस्टिफाई किया जा सके। जी, जो गोलमाल है उसका, लेकिन कितना गोलमाल है ये समझने की कोशिश